हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ITR 2 को स्टेप बाय स्टेप फाइल करना सीखेंगे। ITR 2 कौन पर्सन फाइल कर सकता है? अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, उसके अलावा आपकी चाहे कोई भी इनकम हो, आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम हो, आपको कितनी भी प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव हो रहा हो, किसी भी तरह की आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, क्रिप्टो, लॉटरी, विनिंग की इनकम हो, किसी भी तरह की इनकम हो, चाहे आपकी फॉरेन की कोई इनकम आ रही हो, आप ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में सारे शेड्यूल्स को स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स के प्रोविजंस को समझते हुए ITR फॉर्म को फाइल करना सीखेंगे। स्पेशली कैपिटल गेन्स की सारी इनकम, चाहे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग का कैपिटल गेन हो, शेयर मार्केट का कैपिटल गेन हो, अनलिस्टेड शेयर्स का कैपिटल गेन हो, आपका फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स का कैपिटल गेन हो, आपके शेयर्स बायबैक हुए हैं उसका कैपिटल गेन हो, सारे कैपिटल गेन्स को हम कैसे अपने ITR में रिपोर्ट किया जाता है वो हम समझेंगे इनकम टैक्स के प्रोविजंस को समझते हुए। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट वीडियो ऐसी है कि आपको एक ही वीडियो में सारे प्रोविजन समझ में आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ITR फॉर्म फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in इस वेबसाइट पर आना है। उसके बाद आपको लॉग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पेन नंबर लिखना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिखना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर आप अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। पासवर्ड डालकर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपका लॉगिन हो चुका है। ये आपका डैशबोर्ड है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ई फाइल पर जाकर, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर व्यू फॉर्म 26AS, इसको अपने 26AS को डाउनलोड करना है। चेक बॉक्स को क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर 26-27 का ITR फाइल करना है, कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करना है, व्यू एस HTML पर क्लिक करना है, व्यू पर क्लिक करना है। अब हमारा 26AS डाउनलोड हो चुका है। जब हम नीचे जाएंगे तो ये हमारा 26AS है। इसमें कौन सी इनकम शो होती है? ऐसी इनकम जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है या ऐसे पेमेंट जिस पर TCS कलेक्ट हुआ है वो हमारे यहाँ पर शो होती है। ठीक है, तो ये जो इनकम है ये हमको अपने ITR में रिपोर्ट करना होता है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो हमने अपना 26AS चेक कर लिया। इसके बाद फिर से हम डैशबोर्ड पर वापस आएंगे। दूसरा काम हमको क्या करना है, यहाँ पर AIS शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब हमें फिर से यहाँ पर AIS पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमको AIS और TIS दो चीजें दिख रही हैं। तो AIS क्या होता है? AIS में आपके 26AS में जो इनकम शो हो रही होती है वो तो होती ही है, इसके साथ ही जो हमारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे अगर हम अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर लेते हैं, या फिर 10 लाख से ज्यादा की हम FD करा लेते हैं, या फिर 1 लाख से ज्यादा का कैश में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं, या शेयर मार्केट में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो ये हमारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हमारे AIS में शो होती हैं। इनकी अगर समरी देखनी है तो आपको आपके TIS में दिख जाएगी। तो हम TIS पर क्लिक करेंगे। TIS पर क्लिक करने के बाद में हमको इस तरह से हमारे इंफॉर्मेशन शो हो रही है। ये AIS की ही इंफॉर्मेशन है जो कि समरी फॉर्म में TIS में शो होती है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमारे क्लाइंट को डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, डिपॉजिट जो भी उसने FD करा रखी है, RD करा रखी है, उसकी इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर शो हो रही है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसका मतलब हमारे क्लाइंट ने सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स को सेल किया है, मतलब कैपिटल गेन की इनकम भी हो रही है, तो हमको ये भी रिपोर्ट करना है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो उन्होंने सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स को परचेज भी किया है। तो देखिए, परचेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमको ITR में शो नहीं करनी, क्योंकि ITR में क्या जाती है, ITR में इनकम जाती है। तो जो हमारी इनकम है वो हमको यहाँ से रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि AIS में जो इन्फॉर्मेशन, जो इनकम हमारी शो हो रही है वो इनकम हमको अपने ITR में जरूर रिपोर्ट करनी है। डैशबोर्ड पर हम वापस जाएंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइल नाउ पर जाना है। फाइल नाउ पर जाकर 26-27 असेसमेंट ईयर शो हो रहा है, ऑनलाइन पर जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल सिलेक्टेड है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ITR 2 फॉर्म हम फाइल कर रहे हैं, प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि हमारा जो ITR है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब न्यू टैक्स रेजिम से ही फाइल होगा, और न्यू टैक्स रेजिम से जब हम ITR फाइल करेंगे तो हमको HRA, LTA, ATC, ATD वगैरह की डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होगी। तो ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर जाएंगे।
इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हम अपनी आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं, क्या हमारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो न्यू टैक्स रेजिम से हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा की अगर हमारी इनकम है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमारी इनकम 4 लाख से कम है तो हम आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं, क्या हमने 1 करोड़ से ज्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, या 2 करोड़ से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा किया था, या 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया था, ये रीजन है तो इनके सामने हम फर्दर टिक कर देंगे। या इनमें से कोई भी रीजन नहीं है तो अदर पर क्लिक करेंगे। आप किसी पर भी क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अदर्स पर क्लिक करिए, कहीं भी क्लिक करेंगे एक ही आईटीआर फॉर्म आपके लिए ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमारी जो इनकम है वो 4 लाख से ज्यादा है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके वेरियस हेड्स आ जाएंगे, जैसे कि जनरल है। अब जनरल के अंदर आपका शेड्यूल आ जाएगा। तो जनरल के अंदर देखिए फर्स्ट शेड्यूल सिलेक्टेड है, पहले से ही मैंडेटरी शेड्यूल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो मैंडेटरी शेड्यूल्स हैं वो आपके पहले से ही टिक उन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम जब इनकम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि हमारी कौन सी इनकम है। जो हमारी इनकम होगी उसका हम हेड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सैलरी की इनकम है, सैलरी का हेड सिलेक्ट है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। ये जो शेड्यूल्स है ना, देखिए इसके सामने लिखा मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी शेड्यूल्स है जो कि आपके आईटीआर फॉर्म में ओपन होकर आएंगे ही आएंगे, चाहे आप उसको डीसेलेक्ट करें फिर भी ये ओपन होकर आएंगे। अब हमारे कैपिटल गेन की इनकम है, हमारे एआईएस में भी शो हो रही थी, तो हम यहाँ पर इसके सामने टिक कर देंगे। फिर हमारे 112 ए ये जो शेड्यूल होता है, ये होता है कि अगर आपके शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं जो 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होते हैं, वो आपके सेक्शन 112 ए में टैक्सेबल होते हैं। उसके बाद में आपका ये वाला जो शेड्यूल है वो नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये वीडीए का है। अगर आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो की इनकम है तो आप इस शेड्यूल को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके अदर सोर्सेज की इनकम है जो कि होगी, जैसे आपकी डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, फैमिली पेंशन की इनकम है, तो वो आपकी इस शेड्यूल में आएगी। ये आपका सिलेक्टेड है ऑलरेडी और मैंडेटरी शेड्यूल भी है। फिर उसके बाद में अगर आपका क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर, आपके स्पाउस या माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो आपके हैंड्स में क्लब होनी है, तो आपको ये शेड्यूल भी सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको अपना एप्लीकेबल शेड्यूल चेक करना है, क्योंकि क्या होगा ना, जो शेड्यूल आप सिलेक्ट करेंगे वो शेड्यूल आपका आईटीआर फॉर्म फाइल करते टाइम ओपन होकर आएंगे। अगर आप इररेलेवेंट शेड्यूल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका आईटीआर फॉर्म अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से चेक करके अपने शेड्यूल्स को सिलेक्ट करें, जिससे आईटीआर फॉर्म फाइल करते टाइम केवल रेलेवेंट शेड्यूल ही ओपन होकर आए और आपको अननेसेसरी जो है अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। उसके बाद में अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है तो आपको ये शेड्यूल भी सिलेक्ट करना होगा। स्पेशल रेट की इनकम तो हमारी है, कैपिटल गेन की इनकम होती है, उस पे शॉर्ट टर्म पे 20% से टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म पे 12.5% से लगता है, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे। एग्जेम्प्ट इनकम है हमारी, जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट है, ईपीएफ का इंटरेस्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना का है, एलआईसी का अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पास थ्रू इनकम ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। एफएसआई एंड टीआर ये 2 शेड्यूल तब एप्लीकेबल होंगे जब आपके फॉरेन से कोई इनकम हो रही है। फॉरेन से इनकम हो रही है तो वो शेड्यूल एफएसआई में आएगी, और फॉरेन से जब इनकम आती है तब उस पर आपका वहां पर फॉरेन में ही जो टैक्स डिडक्ट हो जाता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको शेड्यूल टीआर में शो करनी होगी। तो फॉरेन की हमारी इनकम नहीं है तो हम इन शेड्यूल्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद में हम डिडक्शंस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर डिडक्शंस का हेड आ जा रहा है, तो देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में तो हमको सारी डिडक्शंस अवेलेबल होती है, न्यू टैक्स रेजिम में सारी अवेलेबल नहीं होती है। सैलरीड पर्सन को केवल एक डिडक्शन अवेलेबल होती है 80CC की, जिसमें आपका एम्प्लॉयर अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। और अगर आप अग्निवीर हैं, ठीक है, अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब आप डिफेंस की पर्सन है और अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 80CC की भी डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो ये 2 डिडक्शन ही अवेलेबल होती है सैलरीड एंड पेंशनर्स को। चैप्टर 6A में हम शेड्यूल 6A पर टिक हम रहने देंगे, क्योंकि अगर आपका 80CC वाला या 80CC वाली डिडक्शन है तो आपके लिए वो शेड्यूल ओपन होकर आ जाएगा। फिर हम टैक्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम सारे शेड्यूल्स को क्लिक करेंगे। बस यहाँ पर टैक्स डेफर्ड ऑन ईसॉप पर कभी कभी क्या होता है, टैक्स डेफर हो जाता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम इसको डिसेलेक्ट कर देंगे। बेकार में हमें इररेलेवेंट शेड्यूल को ओपन नहीं करना है अपने आईटीआर में। फिर अदर्स पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर है आपका शेड्यूल CYLA करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। तो आपके करंट ईयर के लॉसेज हैं वो आपके इस शेड्यूल में आएंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट मतलब लास्ट ईयर के अर्लियर ईयर के लॉसेज से जो एडजस्ट नहीं हो पाए इस ईयर में, यहाँ पर इस शेड्यूल में शो होंगे। शेड्यूल CFL
कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस, तो इस केस में क्या है कि आपके इस साल के या पिछले साल के लॉसेस जो कि आपके प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाए, आपको आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो इस शेड्यूल में आ जाएगा। शेड्यूल एफ ए, ये आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपकी फॉरेन की इनकम होती है। शेड्यूल ए एम टी, ये स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल होता है, हमारे लिए नहीं है। ए एम टी सी ये मैंडेटरी है, इसको सेलेक्ट रहने देंगे। शेड्यूल ए एल, असेट एंड लायबिलिटी, ये तब सेलेक्ट करना होता है जब हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है। हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो सारे हेड्स के रेलिवेंट शेड्यूल हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हम करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर स्किप क्वेश्चंस कर दीजिए आप, इनकी जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि आपके 26 ईयर्स एंड EIS में से काफी सारी इंफॉर्मेशन उठा ली गई है, प्री फिल्ड है काफी सारी इंफॉर्मेशन, आपको उसको चेक करना है, एडिट करना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज काफी इंफॉर्मेशन आपकी प्री फिल्ड रहेंगी। ओके, तो ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमें अपना ITR फाइल करना है। ठीक है, तो जो भी हमने शेड्यूल सेलेक्ट किए थे वो हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। सबसे पहले जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रही है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको एक बार चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे आपका नाम, आपका पेन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड शेड्यूल पे जाएंगे, आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर हमें शो होगी हमारा एड्रेस है, हमारा फोन नंबर है, हमारी ईमेल ID है, हम इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे अपना फाइलिंग स्टेटस पर। ये जो शेड्यूल है यहाँ पर हमें सिलेक्ट है 139 सबसेक्शन नंबर 1। अगर आप ड्यू डेट के अंदर ITR फाइल करते हैं, जैसे सैलरीड एंड पेंशनर्स को 31 जुलाई तक फाइल करनी है, तो ड्यू डेट के अंदर करते हैं 139(1). ड्यू डेट निकल जाती है उसके बाद फाइल करते हैं बिलेटेड ITR, तो यहाँ टिक करेंगे। अगर आपके ITR में कोई भी मिस्टेक है, आपको ITR रिवाइज करना है, तो 139(5) पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका सेकेंड कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो फिर आपको यस पर यहाँ पर टिक कर देंगे। अब आपकी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल होगी, लेकिन हमें अपनी ITR न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करनी है। क्यों? क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में केवल 5 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है। तो हमें तो न्यू टैक्स रेजिम से अपनी ITR फाइल करनी है। ठीक है, तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप इंडिया के रेसिडेंट हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप इंडिया में कितने दिन के लिए रहे थे, तो आप फर्स्ट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए कि हम 182 डेज और उससे ज्यादा के दिन के लिए रहे थे इंडिया में, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है 115H, ये स्पेशल केसेस में है, मतलब आप पिछले सालों में NRI थे, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तब था। हम NRI तो थे नहीं, तो हम नो पर ही क्लिक करेंगे। 5A ये कुछ स्पेसिफाइड स्पेशल टैक्स पेयर्स के लिए, दमन द्वीप गोवा के कुछ स्पेशल टैक्स पेयर्स के लिए होता है, हम नो रखेंगे। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि सेबी में रजिस्टर्ड है, उसके लिए तो हम तो नहीं है, तो हम नो पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर आपका रिफंड 50 करोड़ या उससे ज्यादा का रिफंड बन रहा है, उनको अपनी डिटेल देनी है, तो हमारा तो उतना रिफंड नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद में अगर आपका ITR रिप्रेजेंटेटिव असेसी फाइल कर रहा है तो यहाँ पर यस आएगा। रिप्रेजेंटेटिव असेसी जैसे कि अगर डिसीज्ड पर्सन के केस में लीगल हेयर है, माइनर के केस में पेरेंट है, अगर आप नॉन रेसिडेंट है, आपका ITR आपका एजेंट फाइल कर रहा है तो यस पर आएगा, अदरवाइज नो पर ही क्लिक आएगा। अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं तो यस पर आएगा, अदरवाइज नो पर आएगा, हम डायरेक्टर नहीं है। उसके बाद में अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रखा है तो फिर यस आएगा, हमने होल्ड नहीं किया तो नो पर ही आएगा। उसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल्स चेक करनी है, जो भी बैंक अकाउंट है आपके ड्यूरिंग द ईयर आपने होल्ड कर रखे हैं एक्सेप्ट गवर्नमेंट अकाउंट, उन सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, अगर कोई बैंक अकाउंट आपका ऐड नहीं है, ऐड अनदर पर जाकर ऐड कर सकती हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए एंड रिफंड के लिए नॉमिनेटेड जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिफंड बन रहा होगा तो वो वैलिडेटेड एंड नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट में ही आएगा, अदरवाइज आपका रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। ओके, सारी चीजें हो गई है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल हमारा कंफर्म हो गया, ग्रीन टिक आ गया। सेकंड शेड्यूल पे चलते हैं, सैलरी। अगर आपकी सैलरी 26 ईयर्स एंड AIS में शो हो रही है तो आपका डेटा प्री फिल्ड होगा, नहीं तो आप खुद से भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड अनदर पर जाएंगे, उसके बाद में अपने एम्प्लॉयर का नेम लिख देंगे, एम्प्लॉयर का नेम लिख लीजिए। फिर उसके बाद में नेचर सेलेक्ट कर दीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स है, PSU पेंशनर्स है, या फिर आप प्राइवेट कंपनी के पेंशनर्स हैं। और हम कौन है?
हम तो एम्प्लॉई हैं प्राइवेट कंपनी के, तो हम अदर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। तो अपनी कंपनी का आप एड्रेस लिख दीजिए, टाउन सिटी किस कंपनी में कहाँ पर है आप उसका नाम लिख दीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, किस स्टेट में आपकी कंपनी है, कहाँ जॉब करते हैं आप, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड भी डाल दीजिए, ओके। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी सैलरी की डिटेल देनी है। तो सैलरी की डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपके सैलरी स्लिप से मिलेगी, नहीं तो बेस्ट क्या है फॉर्म 16। फॉर्म 16 को अपने सामने रख दीजिए, वहां पर जैसे जैसे सैलरी का ब्रेकअप दे रखा है वैसे वैसे आप अपनी सैलरी को यहाँ पर शो कर दीजिए। एड अनदर पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ सैलरी काफी चीजें हैं, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, जो भी आपके अलाउंसेस के ब्रेकअप आपके फॉर्म 16 में दे रखे हैं या फिर सैलरी स्लिप में दे रखे हैं वैसे वैसे आप इसमें फिल कर दीजिए। तो हम बेसिक सैलरी फिल कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो सैलरी है वो 6 लाख रुपीज पर एनम की सैलरी है, तो हम उसको ऐड कर देंगे ठीक है। इसके बाद में और भी कुछ ऐड करना है, ऐड अनदर पर जाकर आप क्लिक जो ऐड है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आप परक्विजिट्स की डिटेल डाल दीजिए अपने फॉर्म 16 में ही देखकर, ऐड अनदर पर जाकर। उसके बाद प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है फॉर्म 16 में, तो आप उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये ऐड करना है आपको। और आपकी देखिए ग्रॉस सैलरी आ गई 6 लाख रुपीज। अब सेव पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई 6 लाख रुपीज। अब ये क्या बोल रहा है आपसे, अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्टिव। तो हमारे जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें हमें काफी ज्यादा एग्जेम्पशंस का बेनिफिट तो नहीं मिलता, हाँ कुछ एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है। फॉर्म 16 में शो हो रहा होगा आपके एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, उसमें से जाकर आप चेक कर लीजिए, ऐड अनदर पर जाकर उसको भी ऐड यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है वो आपके फॉर्म 16 से मैच करते हुए चलना है। नेट सैलरी आपको दिख रही है 6 लाख रुपीज की है, इसमें से आपको 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन खुद से मिल गई है, हमने नहीं लिखा, सिस्टम खुद से ही कंप्यूट करता है। उसके बाद आप देखिए आपकी नेट सैलरी कितनी है, 5,25,000 रुपीज। कंफर्म कर दीजिए, फॉर्म 16 से बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए आपका ये ग्रॉस जो सैलरी का शेड्यूल है, ओके। शेड्यूल सैलरी कंफर्म हो चुका है। हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी आपको प्रॉपर्टी से, कोई शॉप है, कोई ऑफिस है, कोई घर है, कोई फ्लैट है, रेंट रिसीव हो रहा है आपको, सारी आपको डिटेल यहाँ शो करनी है। तो हाउस प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने हाउस का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। तो हाउस की डिटेल दे दीजिए, टाउन सिटी जहां भी है वो लिख दीजिए, स्टेट है वो बता दीजिए, कंट्री इंडिया आ ही रहा है, पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद में ओनरशिप बता दीजिए, आप प्रॉपर्टी के ओनर है तो सेल्फ पर कर दीजिए, या फिर आपने अपने माइनर चाइल्ड को या स्पाउस को गिफ्ट की थी प्रॉपर्टी, तो इस केस में आप ही डीम्ड ओनर माने जाएंगे और प्रॉपर्टी का जो रेंट रिसीव हो रहा होगा वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। तो ये क्लबिंग प्रोविजंस के लिए, लेकिन हम प्रॉपर्टी के खुद ही मालिक है तो हम सेल्फ पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको बता दीजिए कि अगर प्रॉपर्टी के और भी कोई को ओनर है क्या, को ओनर है तो यस करके को ओनर के आप जो शेयर है वो डाल दीजिए, को ओनर नहीं है तो नो ही डाल दीजिए। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बता दीजिए, कैसी प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप खुद रहते हैं प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपने प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रखा है तो लेट आउट हो जाएगी। और डीम्ड लेट आउट मतलब दो प्रॉपर्टी के बाद में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है चाहे वो खाली पड़ी हो वो डीम्ड लेट आउट मानी जाती है। तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर रेंट तो रिसीव नहीं होता, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हम कब दिखाते हैं, जब हमने उस प्रॉपर्टी को लेने पे एक्वायर करने के लिए लोन लिया है और उस लोन के हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसकी डिडक्शन हमको मिल जाती है। लेकिन वो डिडक्शन हमको न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं होती, ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा, ओके। तो हमें तो रेंटल इनकम रिसीव हो रही है तो हम लेट आउट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने टेनेंट की डिटेल भी देनी है, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, आपको अपने टेनेंट का यहाँ पर नाम लिख देना है, जो भी आपका टेनेंट का नाम है। उसके बाद में हम और नीचे जाएंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपको प्रॉपर्टी से कितना रेंट रिसीव हो रहा है। लेट्स सपोज हमें 1 लाख रुपीज पर एनम रेंट रिसीव हो रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 1 लाख रुपीज का रेंट है जिसमें 30% की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। मतलब प्रॉपर्टी का जो भी रेंट रिसीव हो रहा है फुली टैक्सेबल नहीं होगा, केवल 70% रेंट टैक्सेबल होगा, 30% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और जो डिडक्शन है वो आपको कहीं नहीं लिखनी है, जो सिस्टम है वो खुद से कैलकुलेट उसको करेगा। सेव पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए शेड्यूल सैलरी फिल हो गया, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी फिल हो गया, शेड्यूल कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाइए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जो भी हमारा कैपिटल गेन होता है दो तरीके का होता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब जब भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, देखिए आपको अपनी प्रॉपर्टी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि उस पर जो गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है तभी आप अकॉर्डिंगली अपने आईटीआर में उसको शो कर पाएंगे एंड अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पता होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को सिलेक्ट करते हैं और हमारी प्रॉपर्टी के जितने शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन्स हैं उनको हम शो करेंगे। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का अगर आप 24 मंथ्स भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, लैंड एंड बिल्डिंग को 24 मंथ्स भी होल्ड नहीं करते, पहले ही सेल कर देते हैं, तो आपको उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर इस तरीके का कोई गेन है, ऐड अनदर पर जाएंगे, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी की परचेज डेट बता देनी है, उसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर डेट बता देनी है, उसके बाद आपको बताना है कि आपको प्रॉपर्टी से कितना अमाउंट रिसीव हुआ, सेल वैल्यू आपको बता देनी है, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बता देनी है, उसके बाद में यहाँ पर आपको डिडक्शंस बता देनी है, उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, मतलब परचेज प्राइस, उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको परचेज करने के बाद में आपने कैपिटल नेचर का जो भी खर्चा किया हो, जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर और बनवा लिया, 2 कमरे और ऐड करवा लिए, टाइलिंग करवा ली, आपने मॉड्यूलर किचन बनवा ली, ठीक है, सीलिंग बनवा ली, तो ये आपके कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है जिसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन डिडक्शन तभी क्लेम करनी है जब आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो, प्रॉपर बिल्स हो आपके पास में, ठीक है, ऐसे ही कोई डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करनी है। उसके बाद में आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर से रिलेटेड जो खर्चे थे ब्रोकरेज के, कमीशन के, वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस, मतलब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा सेल प्राइस में से डिडक्शंस को माइनस करने के बाद में। उसके बाद में अगर आप कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 54B की, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख देनी है। इससे आपका क्या हो जाएगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी का नेट गेन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। बस इसको सेव कर देना है, ठीक है। जो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो आपका सेक्शन 111A का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ये 111A वाला कैपिटल गेन कौन सा होता है, अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लिस्टेड सिक्योरिटीज आपने परचेज कर रखी है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स परचेज कर रखे हैं जिनको आपने 1 साल भी होल्ड नहीं किया, उससे पहले पहले सेल कर दिया, एसटीटी पे किया सेल करते टाइम, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होती हैं सेक्शन 111A वाले, वो आपको यहाँ रिपोर्ट करने होते हैं। ऐड अनदर पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक ही सेक्शन आ रहा है 111A, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो डिटेल है वो हमको कहाँ मिलेगी, तो वो हमको हमारे ब्रोकर रिपोर्ट से मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, अपने ब्रोकर की रिपोर्ट को डाउनलोड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने ब्रोकर की रिपोर्ट को डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी जो भी आपके गेन्स हुए हैं शेयर मार्केट वाले, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो भी हमने शेयर सेल किए हैं वो हमने कितने टोटल अमाउंट कंसोलिडेटेड सेल वैल्यू जो है वो चाहिए, ठीक है। तो हमने जितने भी शेयर्स थे, सिक्योरिटीज थे, उसकी जो सेल वैल्यू है उसका टोटल करके रखा हुआ है, कितना है 51,630, वो हम यहाँ पर लिख देंगे फुल वैल्यू कंसीडरेशन में 51,630, ओके। उसके बाद में हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज प्राइस, उन सेल का कंसोलिडेटेड परचेज प्राइस भी हमको पता है 47,363, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 47,363, ठीक है। फिर उसके बाद में उस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ है नहीं, फिर आपके जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर ब्रोकर रिपोर्ट में देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, बट हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है, बहुत कम होते हैं। और इसमें से जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स होता है उसकी डिडक्शन तो आपको मिलती भी नहीं है। तो इसको छोड़कर, एसटीटी को छोड़कर बाकी जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं उसकी आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहो तो आप कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि बहुत ही 2-4 रुपए की एक्सपेंडिचर है तो उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे आ गए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4267 के। देखो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये देखिए 4267 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हमारा जो गेन है वो मैच हो चुका है, हमारी रिपोर्ट से हम सेव कर देंगे, ओके। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग वाले हैं वो भी आ गए, 111A शेयर मार्केट वाले जो लिस्टेड शेयर्स थे उसके कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ गए। अब उसके बाद में इसके अलावा कोई आपके कैपिटल गेन है तो यहाँ पर आप एडिट करके उसको डाल दीजिए। इसके अलावा कौन से होंगे, अनलिस्टेड शेयर्स के कैपिटल गेन, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एंड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के आए हैं ना, एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के। इसके अलावा अब आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं, उसके कैपिटल, उसका जो अमाउंट है सेल प्राइस वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में उसके शेयर्स के फेयर मार्केट वैल्यू आपको देनी होगी, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब अनलिस्टेड शेयर्स के अलावा भी आपके कोई कैपिटल गेन है, ये कौन से हैं, जैसे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए आपके फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड हो गया, आपके गोल्ड के ETF हो गए। तो ये जो कैपिटल गेन्स हैं
है ना, तो वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिख देनी है। उसके बाद में डिडक्शन, डिडक्शन कौन सी, इन सबकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना है, ट्रांसफर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो बता देने हैं। अब यहाँ पर आपका सेल प्राइस में से जो आपके एक्सपेंडिचर थे माइनस होने के बाद में आपके क्या आ जाएंगे, गेन्स आ जाएंगे, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि लैंड एंड बिल्डिंग वाला गेन कहाँ डालना है, जो शेयर मार्केट वाला जिस पर एसटीटी पे किया है सेक्शन 111 ये वाला, वो कहाँ डालना है। इसके अलावा अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का और उसके अलावा गोल्ड वाला जो गेन है वो कहाँ डालना है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएंगे, सारी असेट्स के यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो चुका है इतना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे आपके, जिसको आपने क्या था एग्जेम्प्ट करवाने के लिए सेक्शन 54B का बेनिफिट लिया था और आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट ट्रांसफर किया था। अब आपने ये जो अमाउंट है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का यूटिलाइज नहीं हुआ, अनयूटिलाइज अमाउंट आपका डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, वो आपको यहाँ लिखना है। पास थ्रू इनकम हमारे लिए इररेलेवेंट है बिल्कुल। उसके बाद में ये जो है 8th नंबर, ये DTA ये एप्लीकेबल है नॉन रेसिडेंट के लिए, हमारे लिए इररेलेवेंट है। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल लॉस ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। इसको समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपके पास कोई शेयर्स थे किसी कंपनी के और कंपनी ने अपने शेयर्स को आपसे वापस खरीद लिया, तो जब कंपनी अपने शेयर्स को आपसे वापस खरीद लेती है उसको बोला जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स थे 100 रुपीज वाले, मतलब 10,000 रुपीज के शेयर्स थे, कंपनी ने आपको 200 रुपीज पर शेयर का अमाउंट दे दिया, मतलब 100 शेयर्स 200 रुपीज के हिसाब से कंपनी ने आपसे परचेस कर लिए, तो आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपीज होगा ये आपकी क्या मानी जाएगी, डिविडेंड इनकम मानी जाएगी। तो डिविडेंड इनकम कहाँ आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, ये आपको वहां रिपोर्ट करनी है। अब 10,000 रुपीज का जो इन शेयर्स का परचेज प्राइस था उसका क्या होगा, ये आपका मान लिया जाएगा कैपिटल लॉस। अब ये कैपिटल लॉस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होगा, अगर आपके लिस्टेड शेयर्स थे, ओके लिस्टेड शेयर्स थे, आपने 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने आपसे वापस खरीद लिए, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। अगर आपके अनलिस्टेड शेयर्स थे और 2 साल के अंदर अंदर कंपनी ने आपसे वापस खरीद लिए, तो फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो लिस्टेड के केस में 1 साल के अंदर अंदर, अनलिस्टेड के केस में 2 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है। ठीक है, इस तरह का कोई लॉस है, एड अनदर पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको रेट सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा लॉस था। तो लिस्टेड वाला जो होता है वो 20% की रेट से टैक्सेबल होता है, अनलिस्टेड वाला होता है वो थर्ड वाला, ये जो एप्लीकेबल रेट मतलब स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, अनलिस्टेड वाला इस रेट से जाएगा। और बीच वाला ये जो 30% दे रखा है ये NRI के केस में एप्लीकेबल होता है, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको केवल 20% या फिर ये एप्लीकेबल रेट वाली रेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका कितने का लॉस हुआ था, तो हमारा तो 10,000 रुपीज की परचेज प्राइस थी उन शेयर्स की, तो हम माइनस 10,000 रुपीज लिख देंगे, ये हमारा आ गया शेयर्स बायबैक का लॉस। और इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे बोला भी हुआ है कि आपको डिविडेंड इनकम जरूर दिखा देनी है, राइट तो ये नहीं है कि आप केवल लॉस डालकर बैठ जाओ, इसके रिस्पेक्टिव जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है ना वो भी आपको शो करना है। तो हमारे केस में मैंने आपको डालकर बता दिया, ऐसे ही डाला जाएगा, हमारे केस में नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे आपके सारे के सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो हमारे एक ही कैपिटल गेन था शेयर मार्केट वाला, वो आ गया। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो यही सारे लॉन्ग टर्म, अगर आपके यही जो गेन्स है लॉन्ग टर्म होते हैं तो लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का आपने 2 साल के बाद में लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा, जो कि यहाँ रिपोर्ट करना है। फिर उसका में थर्ड नंबर पर आ जाइए, ये 112 वाला, अगर आपको शेयर मार्केट से लिस्टेड सिक्योरिटीज या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है। वो आपके सेक्शन 112A वाले कैपिटल गेन्स होते हैं, जो कि आपको यहाँ रिपोर्ट करने होते हैं। तो हमारे हुए हैं शेयर मार्केट वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि हमारे ब्रोकर की रिपोर्ट में भी यहाँ शो हो रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड्स यहाँ शो हो रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर शो कर देंगे। ओके, इस पर जाएंगे, उसके बाद में एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू शेड्यूल 112A पर क्लिक करेंगे, एड अनदर पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर अब देखिए आपने वो शेयर्स कब एक्वायर किए थे, अगर वो शेयर्स आपने 31 जनवरी 2018 के बाद में एक्वायर किए थे, वो शेयर्स आपने सेल किए, यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे शेयर्स यही हैं। अब इनको क्या करना है, कंसोलिडेट करके दिखाना है। जैसे हमने शॉर्ट टर्म डाले थे ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएंगे। सेल प्राइस डाल दीजिए 30,972 के। उसके बाद में परचेज प्राइस आ जाएगा, ये आ जाएगा 23,001 रुपीज का, 23,001 रुपीज का। उसके बाद ये अपना जो गेन्स है उसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया 7971 का। इसको एक बार मैच कर लीजिए, तो 7971 के गेन्स है, मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसको सेव कर लेंगे। अब आपके जो शेयर्स हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, वो वाले शेयर्स हैं जो कि आपने 31 जनवरी 2018 तक परचेज किए थे, वो शेयर्स आपने सेल किए, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, ऐसे जो शेयर्स होते हैं इनका अमाउंट आप कंसोलिडेट करके नहीं दिखा सकते, यहाँ आपको अपने शेयर्स स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्ट करने होते हैं। तो आपकी जो ब्रोकर की रिपोर्ट होगी वहां पर आपको क्लियर ISIN कोड दिख जाएगा, अपने शेयर का ISIN कोड लिखना है, यहाँ पर आपको अपने शेयर्स का नेम लिख देना है, यहाँ पर आपने कितने शेयर्स सेल किए उसका नंबर ऑफ शेयर्स लिख देना है, एक शेयर का सेल प्राइस, पर शेयर का सेल प्राइस लिख देना है, ठीक है। तो जितने शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, सिस्टम अपने आप ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन को यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। उसके बाद में आपको अपने शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी है, उसके बाद उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है 31 जनवरी 2018 की। कहाँ मिलेगी, ब्रोकर रिपोर्ट में सब कुछ मिलेगा। अगर आप एक्सपेंडिचर्स को क्लेम करना चाहते हो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर आप इसको सेव कर देंगे। ऐसे आपको स्क्रिप्ट वाइज इंफॉर्मेशन देनी होती है, हमारे केस में नहीं है तो हम बैक कर देंगे, ओके। उसके बाद में कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, फिर से सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट हो गया। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है। जो 112A के अलावा जो थे वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 112A के अलावा कौन से, कि आपके लिस्टेड डिवेंचर्स हैं, ओके, लिस्टेड बॉन्ड्स हैं, तो वो सारे आपके यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके अलावा कोई और असेट है तो वही सारी, कि अगर आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं या फिर आपके जो फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड के ETF वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। जो हमने शॉर्ट टर्म वाले देखे थे ना, सेम वैसे ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिपोर्ट कर देनी है। फिर उसके बाद में अमाउंट डीम टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो यहाँ पर आपने क्या है, हमने कैपिटल गेन को एग्जाम कराने के लिए अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ट्रांसफर किया था और उसका अमाउंट अनयूटिलाइज रह गया, तो वो डीम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ रिपोर्ट करना होगा। पास थ्रू इनकम हमारे लिए इररेलेवेंट है, DTA वाला केवल नॉन रेसिडेंट के लिए होता है। उसके बाद में यह आ गया आपका बायबैक ऑफ शेयर्स, तो बायबैक ऑफ शेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था आपका, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म था तो वो ऊपर हमने रिपोर्ट कर ही दिया, लॉन्ग टर्म था तो वो आपका यहाँ आ जाएगा, आपको यहाँ पर अपना लॉस का अमाउंट रिपोर्ट कर देना है। अब आपका टोटल कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7971 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इनका सम भी आपका आ गया। उसके बाद में इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन, तो अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है और आप सेक्शन 54 सीरीज का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर शो करना होगा, ठीक है। 54F, 54B, 54EC, 54F, ओके, ये आपको यहाँ क्लेम करने होंगे। ये जो E है ये कुछ नहीं है, ये आपके जो करंट ईयर के लॉसेस को अगर कैपिटल गेन से सेट ऑफ जो हो रहे हैं वो शो कर रहा है। उसके बाद में F, यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट एक्रूअल रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन, तो यहाँ पर हमारे जो 20% वाले कैपिटल गेन थे और 12.5% वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे तो वो हमको यहाँ शो कर देने हैं। तो हमारे कैपिटल गेन्स कितने थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स थे 4267 के एंड लॉन्ग टर्म थे 7971 के, तो वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 4267 एंड 7971, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वार्टरली वाइज रिपोर्टिंग को पूछता है, तो अगर आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने जो शेयर्स के कैपिटल गेन्स हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, अगर आप उसको क्वार्टर वाइज सेग्रीगेट कर सकते हैं तो आप ऐसे कर दें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसी में आप अपने कैपिटल गेन्स को रिपोर्ट कर देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बेस्ट वे है, क्योंकि ये 234C की इंटरेस्ट की वजह से पूछता है, जो एडवांस टैक्स की इंटरेस्ट होती है उसकी कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट कर दें और सेग्रीगेट करना चाहें हर एक क्वार्टर के, जिस क्वार्टर के कैपिटल गेन्स हैं प्रॉपर बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।
अब देखिए ये हो गया आपका। अब सेक्शन 112A वाले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होते हैं, वो हमने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। यहाँ पर आपको इसको टिक करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना। ओके, अब हमारे शेड्यूल अदर सोर्सेज की इनकम हमको फिल करनी है, जैसे डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, राइट। तो ये हमारी देखिए इनकम फिल होकर आ रही है। कहाँ से फिल होकर आ रही है? माई 26 ईयर्स एंड AIS से प्री फिल्ड है, ठीक है। डिविडेंड इनकम जो थी 26 ईयर्स में आ रही थी, प्री फिल्ड है। इंटरेस्ट इनकम है आपकी सेविंग बैंक की, FD की इंटरेस्ट इनकम है, प्री फिल्ड है। कौन सी इनकम हमारी रह गई? जो बायबैक की इनकम थी, ठीक है, बायबैक की सेल प्राइस था, जो डिविडेंड इनकम मानी जाएगी वो हमारी रह गई, वो हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। डिविडेंड इनकम 222F में यहाँ जाकर हम रिपोर्ट करेंगे 20,000 रुपीज के हमारे शेयर्स बायबैक हुए थे, तो वो हमने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद में आपके और भी कोई अदर सोर्सेज की इनकम है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए रेलिवेंट हेड के सामने, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का रेंट रिसीव हुआ है ना। अब देखिए फैमिली पेंशन की इनकम है तो वो आपकी यहाँ रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, वो आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे। अब सेव कर देंगे। उसके बाद में अब ये पूछा है कि आपकी जो स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि क्रॉसवर्ड लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, इस पर 30% की रेट से टैक्स लगता है, ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप इसको एडिट करके ऐड कर देंगे। उसके बाद में आपसे पूछा है कि डिडक्शंस वगैरह, अगर आपको जो भी ऊपर की जो इनकम थी उनको अर्न करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंडिचर किए थे तो उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाली इनकम है वो आपकी यहाँ आ जाएगी, यहाँ रिपोर्ट करनी है बस। उसके बाद में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीप्ट ऑफ अदर सोर्सेस, ये हमने जो अभी 20,000 रुपीज का ये डिविडेंड इनकम डाली थी वो हमारी यहाँ पर खुद से ही शो होकर आ रही है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब उसके बाद में CYLA, ये है आपके करंट ईयर के लॉसेस जो हैं, करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट, करंट ईयर का कोई लॉस है तो वो आपका यहाँ पर एडजस्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना है, ये खुद से ही सिस्टम पूरी कैलकुलेशन करता है। उसके बाद में ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट, अर्लियर ईयर के लॉसेस थे जो कि एडजस्ट नहीं हुए थे, इस साल की इनकम हो गई तो उससे एडजस्ट हो जाएंगे, सिस्टम खुद से ही कैलकुलेट करेगा। कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, अभी आपके लॉस बचे हैं इस साल के जो कि आगे सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो वो आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए किस साल के लॉसेस हैं जो कि एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है। करंट ईयर के लॉसेस तो सिस्टम खुद से ही कैलकुलेट कर लेगा। कंफर्म कर दीजिए। ओके, शेड्यूल SI स्पेशल रेट की इनकम, तो हमारी कैपिटल गेन की इनकम थी ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आ रही है 111A वाली 4267 की, जिस पर 20% की रेट से टैक्स लगना है, तो टैक्स लगकर आ गया 853, वो आपको बता रहा है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक करना है। 7971 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, आपका यहाँ पर 0 टैक्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 1,25,000 रुपीज तक ये एग्जाम्प्ट होता है, 112A वाला है, तो देखिए आपका 0 आ रहा है। तो ये आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम खुद से ही कैलकुलेशन कर रहा है, बस आपको अपनी इनकम की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस क्या एडजस्ट करना है, सब कुछ सिस्टम कैलकुलेट करा। फिर भी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर पाए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कंफर्म पर क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद में शेड्यूल 6A, चैप्टर 6A का शेड्यूल है, तो यहाँ पर हमारे कोई डिडक्शन नहीं है, केवल एक डिडक्शन मैंने आपको बताई थी 80CC वाली, अगर है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडिट का बटन आ रहा है, यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं, बाकी किसी में तो एडिट का बटन हाईलाइट ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में है केवल। इसको कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल EI एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल है। एग्जेम्प्ट इनकम है आपकी, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, अदर एग्जेम्प्ट इनकम है ना, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, तो यहाँ पर आप बता दीजिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम, कंपनसेशन इनकम, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, काफी सारी इनकम है। सम रिसीव फ्रॉम पॉलिसीज कॉन्ट्रीब्यूशन सच एज LIC, NPS, PF, सुकन्या समृद्धि योजना, कोई ऐसी इनकम है यहाँ पर लिख देंगे। सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको LIC से अमाउंट रिसीव हुआ है 1010D में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है, सुकन्या समृद्धि योजना का अमाउंट है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है, तो देखिए ये आपके आ रहे हैं यहाँ पर सारे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप रेलिवेंट हेड्स और सब हेड सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट को यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे, हमारे केस में नहीं है तो हम बैक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट इनकम पर आपको आपकी कोई इनकम एग्जाम्प्ट है तो आपको शो जरूर करनी होती है। ये DTAA जो है वो नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए नहीं है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में AMTC, यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है,
ठीक है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रीन टिक आने बहुत जरूरी है सारे शेड्यूल्स के सामने, ग्रीन टिक नहीं होगा ना किसी के सामने तो आप अपने आईटीआर को आगे वेरीफाई प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आ गया शेड्यूल, इसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, देखिए सैलरी की इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, ओके, सारी इनकम आ रही है आपकी यहाँ पर। तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में टैक्सेस पेड पर जाइए। अब यहाँ पर आपके जो टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड है, देखिए सैलरी और पेंशन पर टीडीएस डिडक्टेड है, वो यहाँ आपका शो हो जाएगा 26 ईयर्स से सब ले लेगा। इस सैलरी के अलावा किसी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो टीडीएस नंबर 2 में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका आपकी 50,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी लेट आउट थी तो उस वाले केस में जो आपका टेनेंट होता है वो टीडीएस डिडक्ट करके अमाउंट पे करता है, वो आपका यहाँ आ जाएगा। 10 लाख रुपीज से ज्यादा का मोटर व्हीकल कार परचेज की थी तो उस पर शोरूम वाले 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पे किया उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको लास्ट शेड्यूल बचा है आपका टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी चेक करनी है कि इनकम पर आपका कितना टैक्स बन रहा है, आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो टैक्स था वो कम था, हमने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, 15,000 का टैक्स पे कर चुके थे टीडीएस वगैरह का, तो हमारा रिफंड बन जाएगा 14,219 का रिफंड है, ठीक है। यहाँ पर एक बार ये पूछ रहा है कि क्या आपके आउटसाइड इंडिया कोई असेट थी या फिर आपका कोई बैंक अकाउंट था, साइनिंग अथॉरिटी थी, है ना, या फिर कोई आपको इनकम रिसीव हो रही है, ऐसा केस है तो आप यस कर दीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे फिल करने को बोलेगा, अदरवाइज नो पर क्लिक रहने दीजिए। कंफर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्लेस जहां पर बैठकर आप अपने आईटीआर को फाइल कर रहे हैं वो क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट आ रहे हैं। क्या डिफेक्ट है? एक तो ये बोल रहा है कि क्या आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, दूसरा आपका फोन नंबर ये रॉन्ग बता रहा है, ठीक है। तो हम इस पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन शो होगा, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, यस और नो पर टिक करना है। तो हमारा एड्रेस सेम है, हम यस पर टिक करेंगे। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो आप नो पर टिक करके अपना जो सेकेंडरी एड्रेस है उसको डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर हमारा फोन नंबर गलत बता रहा है, क्यों? क्योंकि कंट्री कोड डला हुआ है लेकिन फोन नंबर नहीं लिखा हुआ, तो कंट्री कोड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। फोन नंबर हम प्राइमरी फोन नंबर में डाल चुके हैं अपना। उसके बाद में हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे? कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में गो टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, अब हमारी आईटीआर में कोई भी एरर नहीं है। अब हम प्रीव्यू पर जाएंगे। आप अपने आईटीआर को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, एक बार जो भी इंफॉर्मेशन है सारी एक बार चेक कर लीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई जरूर करना है, ओके। आप अभी के अभी अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर लीजिए। फर्स्ट नंबर पर जाएंगे हम, कि हम ई वेरीफाई अभी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 डेज के अंदर अंदर ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी, ओके, माना जाएगा आपने कभी आईटीआर फाइल ही नहीं की थी। फिर उसके बाद में ई वेरीफाई आप कैसे करना चाहते हैं, कई सारे ऑप्शन है ई वेरीफाई करने के लिए। सबसे बेस्ट होता है कि जो आपका आधार लिंक्ड फोन नंबर होता है उस पर आपका ओटीपी चला जाता है, ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उसके थ्रू आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर से ई वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो फोन नंबर है उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा। फिर आप अपने जो फोन नंबर का ओटीपी है जो आया है उसको आप लिख दीजिए, उसको आप वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका आईटीआर बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका जो ईमेल है ईमेल आ जाएगा, फोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका आईटीआर फाइल हो चुका है। तो इस तरह से आप सक्सेसफुली अपने आईटीआर 2 को फाइल कर सकते हैं। कैसे लगी वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।